बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, जिसके अंदर फैक्टराइजेशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वो लाजमी देख लेना है ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको बताया था, हमने फैक्टराइजेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन के 3 स्टेप्स पढ़े थे, कॉमन लेना, इस तरह मिड टर्म ब्रेक करना और फिर फार्मूलाज। फिर हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था और लास्ट हमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था। पिछले पूरे चैप्टर में हमने यही चीज़ें पढ़ी थी और चूंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है तो यहाँ पे हम वही चीज़ें सारी रिवाइज करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड था, डिवीजन मेथड की बात नहीं हो रही, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात हो रही है। इसी से हमने दोनों, जो भी हमें सारे पार्ट्स दिए जाएंगे उससे हमने दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। अब एलसीएम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम के अंदर आपने कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स लिखने हैं और एचसीएफ के अंदर सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। याद रहे, ये दो चीज़ें आपने अगर याद रख ली हैं एलसीएम और एचसीएफ के हवाले से तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इनको फाइंड करना। तो ये अब फर्स्ट पार्ट को करते हैं। दो हमारे पास इसके पार्ट्स दिए गए हैं, इन दोनों पार्ट्स से हमने पहले फाइंडिंग करनी है और फिर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि पहले इन दोनों को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने वही 3 स्टेप्स लेके चलने हैं। पहला कॉमन लेना, फिर दूसरा मिड टर्म ब्रेक करना और थर्ड फार्मूला। अब फर्स्ट वाला जो इसमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, ये दो पार्ट्स है ना, सेपरेट है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें देखें क्या यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है। अगर कॉमन लिया जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड स्टेप की तरफ आ जाए। यहाँ पे आप देखें कॉमन लिया जा सकता है, इसमें कोई कांस्टेंट को देखें, क्या ये दोनों एक ही टेबल में आ सकते हैं। यस, 4 के टेबल में 4 खुद भी जाता है और 4 3 टाइम 12 भी होता है, तो ये हमारे पास 4 कॉमन आ गया। दूसरा, यहाँ पे देखें वेरिएबल्स की तरफ अब आए, कांस्टेंट तो पूरे हो गए ना, वेरिएबल की तरफ आए। वेरिएबल का मैंने आपको बताया था, आपने हमेशा लीस्ट पावर को देखना होता है जब भी वेरिएबल्स में कॉमन लेना होता है। तो इसकी लीस्ट पावर कौन सी है, ये 3 है और ये 2 है, कम वाली कौन सी है 2। इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 2 जो है वो सारे के सारे कॉमन में आ जाएगा। अब पीछे देखें बचता क्या है, इसमें 4 भी चला गया, यानी कि 4 1 टाइम 4 होता है ना, और यहाँ पे x3, एक 2 एक्स इसके पास चले गए, एक एक्स रह गया, तो वो एक एक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे देखें प्लस, ये प्लस डाल दिया। अब यहाँ पे देखें 12x स्क्वायर, यानी कि 4 3 टाइम 12 आया और एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा चला गया था, तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अगर आप इसकी और सेपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, 4 2 एक्स है ना, तो डॉट एक्स, इस तरह आप इसकी सेपरेशन कर सकते हैं ताकि जब आप बाद में कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करें तो आपके लिए डिफिकल्ट ना हो। सेकंड जो इसका स्टेप है वो क्या है, 8x स्क्वायर प्लस 6x। इसमें हम कैसे, क्या इसमें कोई कॉमन चीज़ आती है। यस, एक्स भी कॉमन आता है क्योंकि इसके पास लीस्ट पावर एक्स की ही है, और साथ में देखें कि कौन से टेबल में ये दोनों जाते हैं, मतलब कि दोनों किस टेबल में जाते हैं। तो 2 के टेबल में 8 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 4 टाइम 8 होता है ना, 4x आ गया, प्लस आगे 2 3 टाइम 6 आता है तो 3 आ गया। अब क्या हम मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 16 है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, चूंकि मेरे पास बुक नहीं है तो मैं इसको आंसर के हवाले से मुझे पता लगा कि ये इसका आंसर जो है वो सही नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 16 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जाहिर है अब जब 16 आता है तो कॉमन भी सेम नहीं रहेगा, एक्स तो वही रहेगा, जाहिर है उसके पास पावर तो वही है, वेरिएबल्स तो वही है ना, सिर्फ कॉन्स्टेंट चेंज हुए हैं, तो कॉन्स्टेंट में ही मिस्टेक होगी। अब 8 देखें, 8 के टेबल में 8 खुद भी आता है और 16 भी आता है, 8 2 टाइम 16 होता है, तो 8 कॉमन आ गया, 8x कॉमन आ गए। यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स बचा था, प्लस 8 2 टाइम 16 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, और x एक ही था वो बाहर चला गया। अब ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, इनमें से एलसीएम
के लिए हम कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों लेंगे, जबकि एचसीएफ के लिए जस्ट कॉमन फैक्टर्स लिए जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, एलसीएम इज इक्वल टू सीएफ का मतलब है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स यानी कि यूसीएफ, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, पहले एचसीएफ के कॉमन फैक्टर्स हम साइड पे कर लेते हैं ना, फिर जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको जो बाकी रह जाएंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ गया एचसीएफ। एचसीएफ देखें इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक्स इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो इसको हम कॉमन कंसिडर कर लेंगे। ये एक्स आ गया और ये एक्स आ गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब कॉन्स्टेंट्स की तरफ आ जाएं। 4 इसमें भी है ना, अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो ये तब भी हो सकता है, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है ना, 4 2 टाइम 8 होता है। तो हम इसको अगर सेपरेट करें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह करके अगर इसको लिखें, यानी कि इसका अगर एलसीएम हम लें, एचसीएफ ले लें, या इस तरह 8 2 4 टाइम 8 4 1 टाइम 4 इस तरह आ सकता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखें तब 4 और 4 कॉमन आ सकते हैं ना, तो इसका मतलब है एक तो 4 कॉमन आ गया, एक एक्स कॉमन आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और एक्स। अब यहाँ पे देखें एलसीएम की तरफ आए, कॉमन फैक्टर्स में तो लिखा 4x मल्टीप्लाई, अनकॉमन फैक्टर्स इसमें कौन से थे, एक यहाँ पे 2 बचा था वो 2 लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाय एक x हमने यहाँ पे लिख लिया, एक x इसमें बच गया था वो लिखा, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और x प्लस 3 ये दोनों ही बच गए थे, तो x प्लस 2 और x प्लस 3। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 4x को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ भी और x के साथ भी, तो 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, और x चूंकि 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर, और बाकी x प्लस 2 और x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। ये आंसर है एलसीएम का, ये वाला, और ये हमारे पास एचसीएफ का आंसर है। इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में फर्स्ट जो इसका स्टेप है पहले उसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है? फर्स्ट हमारा फैक्टराइजेशन का स्टेप कॉमन लेना ही होता है ना। यस, सबके पास x है और लीस्ट पावर किसके पास है, ये 1 पावर है इसकी, तो x हमारे पास कॉमन आ गया। बाकी कांस्टेंट में तो कुछ भी कॉमन नहीं था, तो जस्ट एक x ही इसमें कॉमन आएगा। यहाँ पे कितने x बच गए, x स्क्वायर प्लस 3, इसमें एक x बचा था क्योंकि एक बाहर चला गया था, माइनस 4, इसमें एक ही x था वो भी बाहर चला गया, तो ये बस इतना ही रह गया। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास है x, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इसकी कंडीशन देखें किस तरह की है। पहला स्टेप होता है कॉमन लेना, कॉमन तो नहीं लिया जा सकता। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, मिड टर्म ब्रेक करना। क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक की जा सकती है? यस, इसकी कंडीशन इसी तरह की है जिस तरह मिड टर्म ब्रेक करने के लिए एक इक्वेशन की होती है। तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होगी। जब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मिड टर्म ब्रेक करना कैलकुलेटर पे मैंने आपको सिखाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से लाजमी देख लेनी है वो वीडियो वॉच करेंगे, देन आपको मिड टर्म ब्रेक के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने हर तरह की जिस तरह की भी आपके पास इश्यूज आ सकते थे मिड टर्म ब्रेक के हवाले से वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हुए हैं। वो लाजमी आपने वॉच करनी है, आपको मिड टर्म ब्रेक आ जाएगी, और उम्मीद है कि आप अगर आपको एक दफ़ा आ गई तो फिर आप नहीं भूलेंगे। अब ये हमारे पास कैलकुलेटर में जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ए बी और सी की पुटिंग करते हैं, तो वो मैंने पुटिंग की जब, तो कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दिया -4 और +1 का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कैलकुलेटर जो भी आपको आंसर देगा वो साइन ऑपोजिट देगा। तो मैं इसको किस तरह लिखूंगी, +4x और -1x। 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, वेरिएबल के साथ ना भी लिखा जाए, क्योंकि वेरिएबल एक सिंपल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है सिंगल का, उसका 1 ही कोफिशिएंट होता है। तो ये आ गया -4, इस साइड पे x स्क्वायर और ये x एज इट इज आ जाएगा। अब इनमें से इन दोनों में से कॉमन ले, इन दोनों में से कॉमन ले, इसमें x कॉमन आया तो ये आ गया x प्लस 4, इसमें माइनस कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 4, क्योंकि इसके साइन चेंज हो जाते हैं अगर बाहर माइनस आ जाए। अंदर ब्रैकेट के जो भी ब्रैकेट में हमारे पास होता है उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है तो इसके साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह भी लॉजिक लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह याद रख लें कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे।
और हमारे पास यहाँ पे x बचा था, ये रह गया। अब इसके जो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे, एक x-1 और एक x+4, और बाहर एज इट इज x रहेगा। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। x² - x -6, इसकी तो कंडीशन अभी से हमें पता लग गया है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक की वाली कंडीशन ही है और होगी भी। तो कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दिया +3 और -2x का। अब मैंने क्या इसमें लिखना है, -3x और +2x, -3x और +2x -6। देखें यहाँ पे ये पूरा उत्तर है 3 2 टाइम्स 6, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 निकालें 1, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो ये देखें कैलकुलेटर आंसर ठीक दे रहा है। तो ये अब दोनों, इन दोनों का कॉमन लें, इन दोनों का कॉमन लें, x -3 आ गया +2x -3 आ गया। दोनों फैक्टर सेम आएंगे, 2 कॉमन लिया था, 2 3 टाइम्स 6 हुआ था, ये इसीलिए यहाँ पे 3 आया है। तो ये आ गया x+2 और x -3। याद रहे ये दोनों फैक्टर्स हमेशा सेम होने चाहिए, और इसी तरह आपको पता लगता है कि आपका आंसर ठीक जा रहा है या फिर नहीं। अब इसमें HCF देखें, HCF क्या यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर है, देखें और करें, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। और जब ऐसा होता है, जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो फिर आप या तो नो एनी HCF या नो एनी कॉमन फैक्टर लिख लिया करें, या फिर 1 लिख लिया करें। क्या 1। अब देखें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो LCM तो इक्वल होता है कॉमन और अनकॉमन फैक्टर उसके मल्टीप्लाई करने से। अब जब सारे के सारे ही अनकॉमन फैक्टर्स हैं, तो सारे के सारे LCM के अंदर आ जाएंगे। तो ये x आ जाएगा पहले, फिर x -1, x -4, x+2 और x -3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सारे के सारे फैक्टर्स आपने लिख लेने हैं। और अगर देखें आप 1 HCF को, यानी कि अनकॉमन फैक्टर्स को अनकॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो कॉमन फैक्टर इसका 1 है, अगर 1 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो इसीलिए आप HCF को 1 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, x² + 8x + 16। अब इसको देखें, इसमें कॉमन लिया जा सकता है, अगर तो कॉमन लिया जा सकता है तो ले लें, और अगर नहीं लिया जा सकता फिर कॉमन ले लें, सॉरी मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही कोई कांस्टेंट इसमें कॉमन है और ना ही वेरिएबल, तो इसका मतलब है हमें इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा x² + 8x + 16 = कैलकुलेटर ने मुझे इन दोनों का ABC पुट करने से आंसर दिया -4x और -4x, यानी कि -4x मैंने पुट करना था, लेकिन मैंने क्या करना है, +4x और +4x पुट करना है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर से ऑपोजिट साइन हमेशा हम पुट करते हैं। तो यह आ गया x² + 4x + 4x + 16। इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से लें, तो x कॉमन आ गया, x + 4 बच गया, +4 कॉमन आया तो x + 4 बच गया, और 4 टाइम्स 16 होता है ना, इसीलिए ये बचा। तो x + 4 और x + 4, ये दो आंसर आ गए। अब सेकंड वाला इसका करते हैं, x² - 16। यहाँ पे हमारे पास ना ही कॉमन लिया जा सकता है और ना ही इसकी मिड टर्म ब्रेक की जा सकती है। थर्ड वन इसका क्या स्टेप होता है, फॉर्मूला। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है? यस, x का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस, अब इसमें देखें इसका स्क्वायर हम किस तरह ले सकते हैं, तो 4 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, तो ये a² - b² आ गया है। a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a - b एंड a + b, तो x - 4 एंड x + 4। यहाँ पे मैं साइड पे लिख भी देती हूँ कि मैंने इसमें फॉर्मूला यूज किया है a² - b² का, जिसका फॉर्मूला होता है a - b एंड a + b। फॉर्मूलाज के हवाले से हमने सारे के सारे कंसेप्ट प्रीवियस जो लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें भी हमने सारे कंसेप्ट डिवाइस किए थे, वो वाली वीडियो भी आपने लाजमी देख लेनी है। अब यहाँ पे देखें कि x² - 16 के ये वाले आए हैं, तो फर्स्ट जो हमारा होता है LCM, पहले HCF ले लेते हैं फिर LCM ले लेते हैं। पहले कॉमन फैक्टर्स को देख लेते हैं, फिर अनकॉमन फैक्टर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे देखें कौन से हैं, x + 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब है x + 4 इसमें कॉमन आ जाएगा। अब ये जो x + 4 और x + 4 है ना, इनको आप पेंसिल से कट कर लिया करें इस तरह, फिर बाद में रेस कर देना, ठीक है। x + 4 और x + 4 इसमें से कट कर दिए, तो ये तो इसमें कॉमन फैक्टर्स में चले गए थे। पीछे हमारे पास क्या बचा, x + 4 एक बचा और एक x
4 बचा था। ठीक है, तो एक x प्लस 4 हमारे पास बचा, वो हमने लिखा, और एक x माइनस 4 बचा। और कॉमन फैक्टर्स में जो हमने लिखा था x प्लस 4, वो वाला भी लिखना है ना। ये तो सारे अनकॉमन फैक्टर्स मैंने लिखे ना, ये अनकॉमन फैक्टर्स थे, ये लिखे। कॉमन फैक्टर्स कौन सा था, x प्लस 4, उसको यहाँ पे लिखा। अब इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 और x प्लस 4 दो हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और x माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो हमारे पास दो पार्ट्स दिए गए हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 9x में से कॉमन लिया जा सकता है, नहीं। फिर सेकंड स्टेप है हमारा मिड टर्म ब्रेक करना का, क्या इसकी कंडीशन मिड टर्म ब्रेक वाली है, नहीं। थर्ड पार्ट क्या है, फार्मूला। फार्मूला में देखें ये स्क्वायर का फार्मूला तो नहीं बन रहा, लेकिन क्यूब का फार्मूला बन सकता है। चलिए यहाँ पे अगर हम गौर करें तो कॉमन भी लिया जा सकता है, एक्स इसमें कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस 9 बच गया, एक्स क्योंकि बाहर चला गया था। अब देखें यहाँ पे ये किसका फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, उसको हम फार्मूला बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्यों 3 का होल स्क्वायर लिया, क्योंकि 3 टाइम 9 होता है। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये कैसे बनेगा, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको देख लेते हैं। इसकी कंडीशन किस तरह की है, अब आपको देख के पता लग गया होगा कि इसमें हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 है, तो इसके लिए क्या बनेगा। अच्छा, कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दिया प्लस 3 और प्लस 1 का, मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगी, माइनस 3x और माइनस 1x। क्यों, क्योंकि हम अपोजिट साइन यूज करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। ये मैं बार बार आपको इसीलिए बता रही हूँ कि अपोजिट साइन हमने यूज करने हैं, क्योंकि ताकि आप बाद में ये ना कहें तो कि कैलकुलेटर तो हमें गलत आंसर दे रहा है। तो ये एक्स माइनस 3 माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, सिर्फ माइनस, तो ये आ गया एक्स, माइनस के लिए साइन चेंज हो जाता है ना, तो माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1, एक्स माइनस 3। और ये हमारे पास जो है इसके दो फैक्टर्स बन चुके हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर लेते हैं। पहले एचसीएफ देख लेते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर्स, फिर हम लोग एलसीएम भी देख लेंगे। तो एचसीएफ के लिए देखें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें देखें एक्स माइनस 1 है, क्या इसमें है, नहीं। इसमें एक्स माइनस 3 है, क्या इसमें है, यस। तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉमन फैक्टर्स एक्स माइनस 3। अब इसके अलावा बाकी सारे क्या क्या रह गए, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कॉमन फैक्टर्स के साथ, और वो क्या है, एक्स माइनस 3। तो अब हम इसको सब सारे को ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे देखें एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 को आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जब आपने एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 को ओपन किया हुआ है ना, उसको अगर आपने क्लोज करना हो तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स माइनस 1। मैं आपको दिखा भी देती हूँ मैंने इसको कैसे लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 जो है, इसको मैंने ऐसे करके लिखा है, ये वाला। बाकी एक्स माइनस 1 एज इट इज़ है, और साथ ही एक्स भी एज इट इज़ है। तो यहाँ तक हमारे फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। हमने स्क्वायर रूट लेना सीखा हुआ है फैक्टराइजेशन के मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो पहले हम ये एक हमें इक्वेशन दी गई है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करके फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। और डिवीजन मेथड में सिंपल जैसे हम डिवीजन मेथड करते आए हैं, सेम वैसे ही डिवीजन मेथड यूज करते हुए इस इक्वेशन का आंसर लेके आना है। और देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा।
चाहे फैक्टराइजेशन से किया जाए चाहे डिवीजन मेथड से किया जाए, स्क्वायर रूट सेम आएगा दोनों का। आइए करते हैं। तो इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसमें कोई कॉमन है चीज, x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, इसमें कोई चीज कॉमन है नहीं। फिर सेकंड स्टेप, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है नहीं, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल होता, एक सिंगल वेरिएबल होता तो फिर हम कॉमन लेके इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते थे, लेकिन इसमें ना सिंगल वेरिएबल है ना ही इसका कॉमन ले सकते हैं। लास्ट स्टेप क्या है, फार्मूला। फार्मूला अगर आपने यूज करना है तो फिर इसका कैसे यूज कर सकते हैं, स्टार्ट और लास्ट वाले डिजिट को देख के। क्या ये किसी का स्क्वायर बन सकता है? यस, 4 टाइम्स 16 होता है और x का हम स्क्वायर का स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर सिर्फ x के पास है, याद रखें, ये 4 के पास नहीं है। इस तरह आप ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर इसके पास भी है, तो इस तरह तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के x के पास है, 4 के पास नहीं है, और स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम 4 आ गया, और 4 टाइम यानी कि 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब यहाँ पे देखें 1 की तरफ, 1 हमारे पास स्क्वायर है, प्लस 1 का अगर हम स्क्वायर लें तब भी हमारे पास 1 ही आएगा, तो 1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा फॉर्मूला यूज करने से भी। अब आगे देखें, प्लस 2a और b का, प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ प्लस है, 2ab है ना, a क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर, इसको लिखा, b क्या है 1, इसको लिखा। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें और देखें ये आंसर पूरा करता है, 4 2 टाइम 8 एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक फार्मूला रीओपन कर रहा है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ये किसका फार्मूला है, ये 4x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। मैं इसके नीचे लिख भी देती हूँ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, और फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला मैंने यहाँ से क्लोज किया है। तो ये मेरे पास फार्मूला आ चुका है। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ये जो 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 4x स्क्वायर प्लस 1। अब याद रहे ये जो आंसर आया है यही आंसर इसका डिवीजन मेथड से भी आना चाहिए। तो आइए डिवीजन मेथड इसका करते हैं। डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले इस तरह की लाइन लगानी है, फिर इसके अंदर ये जो आपको इक्वेशन दी गई है वो लिखना है। अब आपने डिवीजन मेथड में सीखा था कि कोई से भी दो सेम नंबर्स, याद रहे सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ये फर्स्ट वेरिएबल, जो भी इसमें फर्स्ट डिजिट होगा, फर्स्ट कांस्टेंट और वेरिएबल की जो मिक्सिंग है वो उसको आपने देखना है। अब कोई सा भी वेरिएबल यूज करके x4 लेके आए और उसी के साथ कोई भी दो सेम कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 16 आ जाए। तो 16 तो दो सेम नंबर्स यानी कि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, x4 है ना, सेम वैसे ही 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो इसकी पावर भी पूरी हो जाती है। तो हम इस तरह कर सकते हैं, 16x4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 16x4 डिवाइडेड बाय 2। 2 यहाँ पे देखें 2 हमारे पास क्या आ जाता है, 8 टाइम्स 16 आता है। या आप इस तरह कर लें कि अपनी मैंने जैसे आपको बताया 4x स्क्वायर मैंने बताया ना, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स 16 आ जाएगा, x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ कि अगर बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो फिर आपने 2 + 2 इक्वल कर देना है, और अगर यहाँ पे डिवाइड आ जाए तो फिर अपने दोनों पावर्स को अपने आपस में माइनस कर देना है। तो चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दोनों पावर्स आप में प्लस होगी, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 16x4, साइन चेंज होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचा, 8x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर को आपने 4x स्क्वायर के साथ प्लस करना होता है ना सेकंड स्टेप में, तो 4 और 4 आगे 8x स्क्वायर। याद रहे प्लस करने से स्क्वायर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। अब आपने लाना है प्लस, यहाँ पे 8x स्क्वायर को
पूरा करने के लिए आपने किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको कि आपके पास 8x² आ जाए। तो 8x² के पास तब आएगा जब उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 जार +1 जो डिजिट यहाँ पे लगाएंगे वही डिजिट यहाँ पे भी होना चाहिए, और साइन आपने यहाँ से देखना है। जो साइन इसके साथ लगा होगा वही साइन ऊपर शिफ्ट होगा और वही साइन इधर भी आएगा। तो ये आ जाएगा 8x² + 1 जार 8x² + 1। साइन चेंज करेंगे दोनों के, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। आंसर क्या आया है 4x² + 1। क्या यहाँ पे भी आपका यही आंसर आया था? यस। तो इसका मतलब है कि दोनों को सॉल्व करने से आपका आंसर सेम आया है, और इसका मतलब ये भी है कि आपका आंसर ठीक आया है क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया है। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि हीरा इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। हीरा ने अपने जो एक लोन तैयार करवाया है, ठीक है, उसका उसने एनालाइज किया है कि उसके ऊपर पूरा खर्चा कितना आएगा, और वो ये है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। आगे कहते हैं वेयर एक्स, इसमें जो एक्स है ना ये रिप्रेजेंट करता है उसके सालों को, नंबर ऑफ ईयर्स को, कि कितने साल में इसका खर्चा पूरा होगा। एंड व्हाट इज द ऑप्शनल रीपेमेंट पीरियड ऑफ हीराज लोन, कि उसकी जो ऑप्शनल यानी कि कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है। अब ऑप्शनल रीपेमेंट जो है उसमें कितना अरसा हीरा के लोन पे देखा जाएगा, दिया जाएगा। तो वो हमने फाइंड करना है कि कितने अरसे में उसने सारी पेमेंट करनी है, जो जितना मतलब जैसे उसने लोन मॉडल करवाया था उस पर जो सारा खर्चा आया था वो किस तरह उसने कितने सालों में पे करना है। तो ये हमने फाइंड करना है कि उसने कितने सालों में पे करना है। तो ये सबसे पहले तो हम इसकी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जिसको सी ऑफ एक्स से इसने रिप्रेजेंट किया है। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस -8x + 15, यही है। इसकी हमने कर लेनी है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कोई चीज कॉमन है इसके अंदर, नहीं। सेकंड स्टेप क्या है, मिड टर्म ब्रेक करना। क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है? यस। इसमें फर्स्ट स्केयर है, सेकंड सिंगल वेरिएबल है, और लास्ट वन कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्केयर। अब a के अंदर मैंने पुट किया कैलकुलेटर में 1, b के अंदर -8 और c के अंदर 15। देन कैलकुलेटर गिव्स आंसर मी +5 एंड +3। तो मैं इसको किस तरह पुट करूंगी, -5x एंड -3x +15 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से लिया कॉमन, तो ये मेरे पास आ गया x -5। इन दोनों में से कॉमन लिया तो 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 अपने टेबल में भी जाता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो ये आ जाएगा x + -3 5 टाइम 15। तो ये आ गया x -5। दोनों का सेम आंसर आया, दोनों के सेम फैक्टर्स बने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है। एक दफ़ा बार बार वाला x -3 और एक दफ़ा अंदर वाला एक ही दफ़ा फैक्टर लिखा, तो x -3 और x -5 आ गया। अब हमने क्या करना है, cx को इक्वल करना है 0 के, किसके, 0 के इक्वल करना है। अब 0 के इक्वल क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास वो 2 साल आ जाएंगे, और x -3 और सॉरी x -3 इसको ब्रैकेट में ना डालें, इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। अब वो 2 साल ऑप्शनल उसने बताए हैं, एक 3 इयर्स और एक 5 इयर्स। इन 2 इयर्स ऑप्शनल इयर्स हैं जिनमें वो रीपे करेगी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ हमने एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की पूरी कर ली, और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमारा रह गया है उसकी सेपरेट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ आएंगे, और आपने लाजमी जो प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 मैंने किया है वो सारा लाजमी देखना है, ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। देन आप रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आया करें जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक भी किया करें और पूरी वॉच किया करें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमारा 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, आपने वो लाजमी पूरा करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।